अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक जिन और दोशीज़ा के इश्क की लाजवाल दास्तान। सहर क्लासरूम में दाखिल हुई और सबको खुशखबरी दी कि इस हफ्ते कॉलेज में फंक्शन है। प्रिंसिपल साहब ने बताया है, सब लड़कियों और लड़कों को कहा है कि अगर कोई किसी चीज़ में हिस्सा लेना चाहता है तो स्टाफ रूम में आकर नाम लिखवा दे। और वानिया मैडम की तरह मैम दुआ ने कहा है कि गाना तैयार कर लो फंक्शन के लिए। वानिया सुनकर कहने लगी, क्या कहा तुमने? मुझे कोई गाना वाना नहीं आता। नहीं वानिया, ये मैंने नहीं कहा बल्कि मैम ने कहा है। जितनी खूबसूरत तुम हो ना, तुम खुद उतना अच्छा गाती भी हो। अरे बस कर दो मेरी तारीफ़ें। मैं नहीं करती तारीफ, सारे कॉलेज के लड़के तुम पे मरते हैं और एक तुम हो कि बस कर दो। अच्छा जा रही हूँ मैम के पास, आप खुश? वानिया के ग्रुप में सहर और जहरा थीं। वानिया के वालिद एक हादसे में मर चुके थे और वो अपनी दादी के साथ छोटे से घर में रहती थी। सहर, ज़हरा, यार मैं कौन सा सॉन्ग फंक्शन के लिए तैयार करूं? वानिया ने पूछा। ज़हरा कहने लगी, वो तुम अक्सर एक गज़ल सुनाती हो ना, आज जाने की जिद ना करो। हाँ यार ज़हरा, थैंक्स, तुमने मेरी मुश्किल आसान कर दी। चलो चलती हूँ, वैन आ गई है, कल मुलाकात होगी। वानिया ने घर आते ही दादी को सलाम किया और बताया कि उसके कॉलेज में फंक्शन है और उसको कॉलेज वालों ने गाने का कहा है। दादी ने वानिया को कभी किसी काम से रोका नहीं था। वानिया बेटी, फंक्शन कॉलेज के बाहर तो नहीं है ना? नहीं दादी, कॉलेज में ही है। अच्छा चलो फिर ठीक है। वानिया छत पर अपने गाने की तैयारी कर रही थी। वहाँ दादी आई और कहने लगी, वानिया बेटी, कितनी दफ़ा कहा है कि शाम के वक्त छत पर ना आया करो, तुमने बाल भी खुले छोड़े हुए हैं। और ये बिल्ला? दादी, मैं गज़ल की तैयारी कर रही थी तो मेरी अचानक नज़र इस बिल्ले पर पड़ी। पिछले घर की छत से आ रहा था ये। दादी, इसकी आंखें देखें, बिल्कुल सब्ज़ हैं, कितनी प्यारी है ना? हाँ, लेकिन मैंने तो पहले कभी ये बिल्ला इधर नहीं देखा। पता नहीं दादी। अच्छा चलो वानिया, नीचे आ जाओ। ओके दादी। रुको बिल्ले, मैं अभी तुम्हारे लिए दूध लेकर आती हूँ। वानिया तो बस पीछे मुड़ मुड़ कर बिल्ले को ही देखे जा रही थी। वो बहुत प्यारा था। आखिर फंक्शन वाला दिन भी आ ही गया जिसका सबको इंतज़ार था। कॉलेज में सब लड़कियां लड़के बहुत खुश नज़र आ रहे थे और सब तैयारी में मसरूफ़ थे। ज़हरा और सहर वानिया के पास आईं और कहने लगी, यार तुम मेरा अच्छा से हेयर स्टाइल ही बना दो। अच्छा अभी बनाती हूँ। एक बात बताओ सहर, तुम्हारी और शाहज़ेब की मोहब्बत के चर्चे पूरे कॉलेज में हो रहे हैं। तो होने दो ना वानिया, हम मोहब्बत करते हैं, कोई जुर्म नहीं। पर सहर, ये मोहब्बत कुछ नहीं होती। टाइम ज़ाया ना करो और पढ़ाई पर तवज्जो दो, मेरा तो यही मशवरा है। ना जी ना, दोनों चीज़ें साथ। और वैसे भी जब तुम्हें मोहब्बत होगी ना तब पूछूंगी। मुझे कभी किसी से मोहब्बत नहीं होगी सहर। अच्छा चलो, अब मुझे भी तैयार होना है। शीशे के सामने से हट जाओ प्लीज़, ठीक है ना? हम बाहर जा रहे हैं, तुम तैयार हो जाओ। वानिया तैयार हो रही थी, फिर अचानक उसको ख्याल आया, ये मेरा दुपट्टा किधर गया? अब क्या करूं? फंक्शन तो शुरू हो चुका है। वानिया जैसे ही पीछे मुड़ी, उसका सर किसी के सीने से टकराया। कुछ लम्हों तक तो समझ नहीं आया और वो कितनी देर तक किसी के सीने से सर धरे उसकी धड़कनों में उलझी रही। फिर हवास बेतार हुए तो उसकी मखसूस खुशबू ने उसके औसान खता कर दिए। वो संभल कर सर उठाकर उसे देखने लगी। सब्ज़ आंखों वाला एक लड़का उसका दुपट्टा हाथ में लिए खड़ा था। ये तो मेरा दुपट्टा है। जी मिस वानिया, ये आप ही का है, मुझे बाहर गेट से मिला, पर ये तो मेरे बैग में था। उधर से ज़हरा कमरे में दाखिल हुई। वानिया, अब इसके बाद तुम्हारी बारी है। और एक नज़र उस लड़के को भी देखा। बस आ रही हूँ यार। वानिया शीशे के आगे दुपट्टा सेट करने लगी तो ज़हरा भी उसकी हेल्प करने लगी। उस लड़के ने एक बार फिर वानिया को मुखातिब किया, वानिया, क्या आप थैंक्स नहीं कहती किसी को? पर ये क्या? शीशे में ज़हरा और वानिया का अक्स बन रहा था, जबकि वो लड़का जो वानिया की दाईं जानिब खड़ा था उसका अक्स शीशे में नहीं बन रहा था। वानिया ने पीछे मुड़कर देखा, ये कैसे हो सकता है? अभी वानिया कुछ कहती ही कि सब्ज़ आंखों वाले लड़के ने कहा, मिस वानिया, आप खुद भी प्यारी हैं और आपकी आवाज़ भी। वानिया और भी हैरान हुई कि ये मेरा नाम कैसे जानता है। आप कौन हैं? मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा कॉलेज में। इतने में ज़हरा भी बोल पड़ी, आप जो भी हैं बहुत खूबसूरत हैं। नाम क्या है आपका? इब्राहिम नाम है मेरा। वानिया गुस्से से बोली, पहले मेरे सवाल का जवाब दें। इतने में सहर जल्दी से कमरे में दाखिल हुई।
وانیا زہرا کیا کر رہی ہو؟ جلدی آؤ، وانیا کی باری ہے۔ سحر کی بات سن کر وہ سبز آنکھوں والا لڑکا باہر نکل گیا۔ سحر بولی، ارے یہ کون تھا اتنا پیارا لڑکا؟ زہرا کہنے لگی، پتہ نہیں کون تھا، خیر بعد میں دیکھتے ہیں، پہلے باہر آ جاؤ، سب دیکھ رہے ہیں۔ وانیا اب سٹیج پر آ کر غزل گا رہی تھی۔ آج جانے کی ضد نہ کرو، یوں ہی پہلو میں بیٹھے رہو، آج جانے کی ضد نہ کرو۔ کہ اچانک وانیا کی نظر ابراہیم پر پڑی، جو لاس پر بیٹھا وانیا کو ہی دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ جیسے ہی غزل ختم ہوئی، اس نے اس لڑکے ابراہیم کے پاس جا کر سب کچھ پوچھنا تھا، مگر جب وانیا وہاں پہنچی تو دیکھا اب وہاں وہ لڑکا نہیں تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی تو ادھر ہی تھا۔ وانیا سوچ میں پڑ گئی کہ یہ لڑکا کون ہو سکتا ہے، لیکن ایک بات جو اس کے دماغ میں بار بار آ رہی تھی کہ جب زہرا اور میرا عکس شیشے میں بن رہا تھا تو ابراہیم کا کیوں نہیں بن رہا تھا؟ یا پھر اس کا وہم تھا؟ گھر آ کر بھی وانیا اس لڑکے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ وہ بار بار اس کو یاد کر رہی تھی کہ وہ بہت خوبصورت تھا، پر کون ہو سکتا ہے؟ اس کو میرا نام کیسے پتا اور اس کو میرا دوپٹہ کیسے ملا؟ ساتھ ہی وہ کہہ رہا تھا کہ میری آواز بھی خوبصورت ہے۔ اس نے میری آواز پہلے کہاں سنی؟ اس کو تو معلوم بھی نہ ہوگا کہ میں گانا گانے والی ہوں۔ ابھی وہ انہی خیالوں میں گم تھی کہ بلے نے اس کے بستر پر چھلانگ لگا دی۔ وانیا ڈر گئی، لیکن جب دیکھا کہ یہ تو بلا ہے، اس کو سانس آیا۔ میرے پیارے بلے، تمہیں پتا ہے آج میں نے ایک لڑکے کو دیکھا، وہ بہت خوبصورت تھا، اس کی آنکھیں تو تمہارے جیسی تھیں، سبز، اور وہ بہت عجیب تھا۔ جب سے یہ بلا اس کا دوست بنا تھا، وہ اپنی باتیں اس سے شیئر کرتی تھی۔ بلا بھی وانیا سے بہت پیار کراتا تھا۔ وانیا اپنے گروپ کے ساتھ کینٹین پر جا رہی تھی کہ اس کی نظر ابراہیم پر پڑی۔ وہ ایک درخت کے نیچے کتاب لے کر کھڑا تھا۔ وانیا نے سحر اور زہرا سے کہا کہ تم لوگ جاؤ، میں ابھی آتی ہوں۔ پر تم جا کہاں رہی ہو؟ بس 1 منٹ، تم چلو میں آتی ہوں، کہا نا؟ چلو بھائی، ہمیں تو بھوک لگی ہے، آ جانا تم جلدی سے۔ اوکے۔ وانیا اس درخت کے پاس کھڑے ابراہیم کو مخاطب کر کے کہنے لگی، تو آپ یہاں ہیں ابراہیم صاحب؟ آپ تو میرا نام بھی لیتی ہیں، مجھے لگا کہ آپ تو بھول گئی ہوں گی، پر آپ کو تو میں بہت اچھے سے یاد ہوں۔ آپ جو بھی ہیں، ایک بات بتائیں کہ آپ آخر ہیں کون، کہاں رہتے ہیں، اور مجھے کیوں اتنا یاد آتے ہیں؟ وانیا کو پتا ہی نہ تھا کہ وہ کیا بول رہی ہے، جو دل میں تھا وہ بول دیا۔ ابراہیم اس کی بات سن کر مسکرا دیا۔ میں تمہارے گھر کے پیچھے رہتا ہوں اور ہمیشہ تمہارے ساتھ بھی، لیکن میرے گھر کے پیچھے تو حویلی ہے جو بہت عرصے سے خالی ہے، دادی جان بتاتی ہیں وہاں جن بھوت رہتے ہیں۔ ہاں تو میں بھی تو جن ہی ہوں۔ بس کرو، مجھے ٹھیک سے بتاؤ پلیز۔ میں اس شہر میں کچھ دن پہلے ہی آیا ہوں، بابا بھی ساتھ ہیں۔ وانیا، کیا اب ہم دوست ہیں؟ میں لڑکوں سے دوستی نہیں کرتی، لیکن میں باقی لڑکوں جیسا نہیں ہوں، وہ تو مجھے پتا ہے، وانیا بے ساختہ بولی۔ تو بس پھر اب ہم دوست؟ پر میری دوستوں کو میں کیا کہوں گی؟ کچھ بھی کہہ دینا، روز اس درخت کے پیچھے آ جانا، میں ادھر ہی ہاف ٹائم میں ہوتا ہوں۔ وانیا نے اب روز ہی درخت کے نیچے آنا شروع کر دیا۔ وانیا کو ابراہیم سے محبت ہو گئی تھی۔ ایک دن ابراہیم وانیا سے کہنے لگا، یہ دیکھو میں تمہارے لیے کیا لایا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ ارے یہ تو انگوٹھی ہے، کتنی پیاری ہے، تم سے پیاری نہیں۔ تمہیں پتا ہے وانیا، جب میں نے تمہاری آواز سنی اور تمہیں دیکھا تو مجھے تم سے محبت ہو گئی تھی۔ وانیا مسکراتی، لاؤ اپنا ہاتھ دو وانیا، میں تمہیں انگوٹھی پہناؤں۔ وانیا نے ہاتھ آگے کیا تو انگوٹھی وانیا کے ہاتھ میں پہنا کر ابراہیم نے وانیا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اس کے ہاتھ کی گرفت وانیا کے نازک ہاتھ کے اطراف بھرپور تھی۔ اس گرفت سے ایک سحر کا دائرہ سا اس کے ارد گرد بن رہا تھا۔ وانیا کچھ شرمائی تو جلدی سے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا، سر نیچے کر کے کہنے لگی، ٹھیک ہے ابراہیم، میں اب چلتی ہوں، کوئی دیکھ نہ لے۔ ابراہیم مسکرا پڑا۔ وانیا اٹھ کر چل دی، لیکن جب اس نے پیچھے دیکھا تو حیران ہوئی۔ ابراہیم کی جگہ ایک دھواں سا بنا اور وہ غائب ہو گیا۔ اگلا 1 ہفتہ اس کو بخار رہا۔ ابراہیم کے بارے میں ہی سوچتی رہی کہ وہ کون ہے آخر، اور وہ دھوئیں میں کیسے غائب ہو گیا تھا۔ دادی وانیا کے کمرے میں آئے اور کہنے لگی، تم ابھی تک جاگ رہی ہو بیٹا، سو جاؤ۔ اچھا دادی، میں ابھی سو جاتی ہوں۔ ارے وانیا، یہ بلا پھر تمہارے کمرے میں ہے؟ مجھے تو اس کی آنکھوں کو دیکھ کے ڈر لگتا ہے، اور تم اس کو اپنے بستر پر لے کر لیٹی ہو۔ ہاں دادی، پھر کیا ہوا؟ مجھے تو نہیں لگتا نا ڈر اس کی آنکھوں سے، مجھے تو اس کی سبز آنکھیں بہت اچھی لگتی ہیں۔ وانیا دادی سے بات کرتے ہوئے خیالوں میں کھو گئی۔ اس کی آنکھوں کا رنگ ابراہیم کی آنکھوں سے جو ملتا ہے، اور اسے ابراہیم کی یاد دلاتا تھا۔ ایک بار ابراہیم سے ذکر بھی کیا تو اس نے مسکرا کر کہا، میں ہی تو وہ بلا ہوں۔ اس بات پر اس کو وانیا کہنے لگی،
कभी तुम हवेली वाले जिन बन जाते हो, कभी तुम मेरे पास रहने वाला बिल्ला बन जाते हो। इब्राहिम कहने लगा, मैं तुम्हें सच कह रहा हूँ। वानिया उसकी बातों को मजाक में टाल देती थी। अरे क्या हुआ, किस सोच में गुम हो गई हो? दादी ने उसका कंधा हिलाया। आजकल मुझे बिल्कुल तुम्हारी समझ में नहीं आ रही। दादी बिल्ले को हाथ से हटाकर बाहर कमरे से निकालने लगी। क्या हो गया दादी, क्यों मार रही हैं इसको? अरे चुप करके सो जाओ, सुबह कॉलेज भी जाना है। सुबह कॉलेज जाते ही सब ग्रुप के लोग वानिया के पास आए। कैसी है तुम्हारी तबीयत? सहर ने हमें बताया था कि तुम ठीक नहीं हो, इसलिए नहीं आ रही। हाँ जी, अब मैं कुछ बेहतर महसूस कर रही हूँ। अभी सब बातों में मसरूफ थे कि अचानक वानिया की नज़र इब्राहिम पर पड़ी, जो उसी दरख्त के नीचे कुर्सी पर बैठा था। 1 मिनट, हाँ मैं अभी आती हूँ। वानिया, एक बात पूछूं, तुम इस दरख्त के पास क्यों जाती हो? जहरा ने अचानक ही उसको जाते देखा तो कहने लगी, मैं एक दिन तुम्हारे पीछे आई थी और तुम वहां पागलों की तरह अकेले बातें कर रही थी। वानिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। जहरा, क्या तुम्हें दरख्त के नीचे कोई बैठा दिखाई नहीं दिया था? नहीं, मुझे तो वहां कुछ नजर नहीं आया था, तुम ही अकेली बातें कर रही थी। अच्छा चलो तुम लोग रुको, मैं अभी आती हूँ। वानिया इब्राहिम के पास गई। कैसी हो मेरी वानिया? पहले जो मैं पूछूं इब्राहिम, तुम उसका जवाब दो। तुम बताओ तुम कौन हो? मैं बताता हूँ, तुम बैठो तो सही। नहीं, पहले तुम मुझे बताओ। मैं तुम्हें कितनी बार बता चुका हूँ, लेकिन तुम हर चीज़ को हंसी मजाक में उड़ा देती हो। मैं एक जिन हूँ। मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैंने तुम्हारी आवाज़ सुनी थी और तुम मुझे खूबसूरत लगी। मैं उस हवेली में ही रहता हूँ जो खाली है। तुम अक्सर छत पर आकर उस घर की तरफ मुंह करके देखती थी और गाती थी, तो मुझे तुम अच्छी लगने लगी। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई। और हाँ, वो बिल्ला जो तुम्हारे पास आता है वो मैं ही हूँ। वानिया पर तो जैसे कोई पहाड़ गिर पड़ा। वो एक जिन से मोहब्बत कर बैठी थी। मैंने तुम्हें सच बता दिया है, अब तुम्हारी मर्जी। मैं आज भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ और करता रहूँगा। और अगर मैं तुम्हारी मोहब्बत के काबिल हुआ तो याद करना, मैं हाजिर हो जाऊँगा, मेरा वादा है। वानिया बिना कुछ कहे वापस चली गई। वो बहुत रोई। घर आई तो दादी को सलाम किया। दादी कहने लगी, वानिया बेटी, तुम्हारी चच्ची लोग आए हैं, सलाम करो। ये अब हमारे साथ ही रहेंगे, ये अपना घर छोड़कर आ गए हैं। वानिया ने सलाम किया। चाचू और चाची के 2 बेटे और 1 बेटी थी जो हमेशा वानिया से जलते थे। वानिया, चाय ही बना दो। अच्छा चची जान, मैं कपड़े चेंज कर लूँ। कपड़े चेंज करके वानिया किचन में दाखिल हो गई और चाय बनाने लगी और इब्राहिम के बारे में सोचने लगी। अरे कहाँ गुम हो लड़की? वानिया की चची गुस्से से बोली। चाय उबल गई है। ओह सॉरी चची जान, मुझे पता ही नहीं चला। अब चाय ले भी आओ जल्दी से। वानिया चाय लेकर आई तो सबको चाय दी। चाचू का छोटा बेटा जो वानिया को हमेशा तंग करता था, वो आज भी वानिया को अजीब सी नज़रों से देख रहा था। वो चाय देकर जल्दी से पीछे हट गई। वानिया, अब तुम कॉलेज नहीं जाओगी, अब तुम्हें चाचू खर्चा नहीं दे सकते। दादी को भी दुख हुआ, लेकिन बूढ़ी दादी कुछ न कर सकी। वानिया घर पर सब काम करती और चची की बेटियां बैठकर आराम करती। चची ने वानिया को कहा कि तुम ऊपर का कमरा ले लो और दादी भी तुम्हारे साथ ऊपर रहेंगी। चची का तो अब रोज का मामूल बन गया था। वो वानिया को ऐसी कड़वी कसेली बातें करती और साथ ही सारे घर का काम भी करवाती। वानिया काम से फारिग होकर कमरे में आई तो उसे इब्राहिम की याद आने लगी। अभी वो सोच ही रही थी कि इब्राहिम उसके सामने आ गया। तुम परेशान क्यों हो? इब्राहिम को वानिया ने देखा तो खुश हो गई। वानिया इब्राहिम के गले लग गई और बहुत रोई। मुझे पता है तुम्हारी चची तुम पर जुल्म करती हैं, पर इब्राहिम तुम आए कैसे? मैंने जो तुम्हें अंगूठी दी थी ना, उससे पता चला कि तुमने मुझे याद करके पुकारा है। तुम जब भी मुझे याद करोगी मैं आ जाया करूँगा। तुम बहुत अच्छे हो, तुमको कभी भी अपने दिल से मैं निकाल नहीं सकूंगी। अब वानिया रोज ही इब्राहिम से छत पर बातें करने लगी। दादी की अचानक तबीयत खराब हो गई तो दादी को अस्पताल लेकर गए, लेकिन जब दादी वापस आई तो वो जिंदा नहीं थी। वानिया बहुत रोई। अब वो बिल्कुल अकेली रह गई थी। चाचू तो कुछ बोलते ही नहीं थे, लेकिन चाची वानिया पर सारा दिल जुल्म करती रहती। एक दिन उसे चची कहने लगी, इस घर के कागजात किधर हैं, लेकर आओ। वानिया ने घर के कागजात जब चची को दिए तो चची ने सर पकड़ लिया। घर वानिया के नाम पर है। जाओ, मुझे तुम्हारे चाचू से कोई बात करनी है। देखो बूढ़ी घर को वानिया के नाम कर गई है। ऐसा तो ना कहो, मेरी वालदा थी और वैसे भी घर मेरे भाई का था तो वानिया के नाम पर कर दिया ना। ये कभी नहीं हो सकता। मेरे पास एक प्लान है, हम इसे मार देते हैं। अरे कुछ तो खुदा का खौफ करो। नहीं करना मुझे खुदा का खौफ, वो मरेगी, ऐसा ही होगा।
उधर इब्राहिम ने वानिया को बताया कि मैं एक मुसलमान जिन हूँ, मैं तुमसे शादी कर सकता हूँ, लेकिन मुझे पहले अपने बड़ों से इजाज़त लेनी होगी। वानिया भी इब्राहिम से मोहब्बत करती थी, वो मान गई। तो फिर हम कब शादी करेंगे? पहले मुझे अपनी दुनिया में वापस जाना होगा। वानिया बहुत खुश थी। इतने में चाचू का बेटा शाहनवाज छत पर आ गया। किससे बातें कर रही हो? किसी से तो नहीं। इब्राहिम सिर्फ वानिया को ही नजर आता था। शाहनवाज ने देखा कि सब अपने कामों में मसरूफ हैं। उसने आगे बढ़कर वानिया का दुपट्टा खींचा और दूर फेंक दिया। उसकी यह हरकत इब्राहिम देख रहा था। इब्राहिम ने गुस्से में आकर शाहनवाज को सीढ़ियों से धक्का दे दिया। शाहनवाज को सीढ़ियों से गिरते देखकर एकदम चच्ची और सब उसके इर्द गिर्द जमा हो गए। चाचू जल्दी से उसको अस्पताल ले गए। मेरे बेटे को इसी ने धक्का दिया होगा, तो मैं तुम्हें बाद में देखती हूँ। वानिया वापस छत पर आई तो इब्राहिम को वहीं देखा। ये क्या किया तुमने इब्राहिम? मैंने ठीक किया, इसकी दोनों टांगे तोड़ दी, अब चल नहीं सकेगा। लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। सब समझेंगे कि मैंने ऐसा किया है। मैं वादा करता हूँ वानिया, अगर कोई भी कभी तुम्हारे साथ गलत करेगा तो मैं उसको मार दूंगा। मैं तुम्हें जल्द ही अपनी दुनिया में ले जाऊंगा, लेकिन इसके लिए मुझे अपने बड़ों से इजाज़त लेकर एक अमल शुरू करना पड़ेगा। जैसे ही वो अमल मुकम्मल होगा मैं तुम्हें अपनी दुनिया में ले जाऊंगा। इब्राहिम प्लीज़ तुम जल्दी लौट आना, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि हम हमेशा के लिए जुदा हो जाएंगे। हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। मेरी प्यारी वानिया, अब मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज। उधर चची वानिया को मारने का प्लान बना चुकी थी। इशा की अजान हुई तो वानिया ने अपने सारे काम ख़त्म किए और अपने कमरे में आकर नमाज पढ़ी थी कि उसकी चची और चची की बेटी और उनका बड़ा बेटा कमरे में दाखिल हुए। चची जान, खैरियत है? आप सब यहाँ? हाँ खैर है, तुम्हें बस मारने के लिए आए हैं, चची की बेटी ने कहा। तो चची का बड़ा बेटा ज़ोर ज़ोर से कहका लगाने लगा और साथ ही कहने लगा, तैयार हो जाओ मरने के लिए। उधर इब्राहिम ने पहुंचकर अपना अमल शुरू किया था। उस अमल में बोलने से मना किया गया था। चची ने वानिया को पकड़कर बिस्तर पर धक्का दिया। वानिया बिस्तर पर गिरी। मुझे ना मारो चची जान, मैं आपके सारे काम करूंगी। लेकिन उन सब पर शैतानियत सवार थी। चची के बेटे ने वानिया के मुंह पर तकिया रखा और जोर से दबा दिया। वानिया ने इब्राहिम को पुकारना शुरू कर दिया। देखिए अम्मी, मैंने कहा था ना कि कोई इसका यार है, उसी का नाम ले रही है। उन जालिमों ने वानिया को मारकर ही छोड़ा। इब्राहिम अपना अमल मुकम्मल कर चुका था। उसने अपने पापा से कहा कि वानिया किसी मुश्किल में है। जब मैं अमल कर रहा था तो वो मुझे आवाज़ें दे रही थी। अब तुम उधर ना जाओ बेटा। पर वो क्यों बाबा? क्योंकि वानिया जिंदा नहीं रही। ऐसा नहीं हो सकता बेटे, उन जालिम लोगों ने उसको मार दिया है। मैं उनको नहीं छोड़ूंगा बाबा, मुझे जाना होगा। इब्राहिम फिर वहाँ नहीं रुका और वानिया के घर आया। जब वो वापस आया तो उसने देखा कि वानिया की चची और उसके बच्चे वानिया को छत से नीचे फेंक रहे थे। वानिया उस वक्त तक मर चुकी थी। चलें अम्मी, अब हम सब कहेंगे कि छत से गिरकर मर गई है। ये कहते हुए वो लोग मुस्कुराने लगे। देखो, घर भी अब हमारे नाम हो जाएगा। इब्राहिम ये सब बातें सुन रहा था। उसने दिल में तहैया कर लिया था कि वो इनसे बदला लेगा। वानिया को दफन कर दिया गया। इब्राहिम वानिया की कब्र पर बैठा रो रहा था। मुझे माफ़ कर दो वानिया, मैं कुछ नहीं कर सका, लेकिन अब मैं तुम्हारा बदला लूँगा। कुछ दिनों के बाद चची की बेटी छत पर गई तो इब्राहिम ने उसे देख लिया। वो वानिया की शक्ल में आया और कहा, तुमने मुझे मार दिया ना? जब चची की बेटी ने देखा तो वो भागकर सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। इब्राहिम ने उसको वहीं से धक्का दे दिया। ऐसे ही मेरी वानिया को मारकर फेंक दिया था ना? चची की बेटी गिरते ही मर गई। चची भागी आई। जब देखा तो उसकी बेटी मर चुकी थी। अभी एक दुख कम नहीं हुआ था कि वानिया के चाचू और एक बड़े बेटे का एक्सीडेंट हो गया। इस हादसे में वो दोनों बाप बेटा मौके पर ख़त्म हो गए। इसके पीछे भी इब्राहिम ही का हाथ था। अब बाकी चची और उसका छोटा बेटा जो माजूर व्हील चेयर पर था वो रह गए थे। इब्राहिम वानिया की चची को रोज़ डराता था। वो अपने बेटे शाहनवाज से कहती, मुझे वानिया नज़र आती है। फिर वो अपनी शक्ल तब्दील कर लेती है और बहुत ड्रोनी बन जाती है। मुझे डर लगता है। अब रोज़ का मामूल हो गया था। इब्राहिम ने चची को इतना डराया कि वो पागल हो गई। शाहनवाज को भी इब्राहिम डराने लगा। शाहनवाज अपनी माँ के साथ उस घर में से निकल गया। खुद माजूर था और माँ पागल। वो सड़क पर रहने लगे। वानिया का घर अब खाली हो गया था। बहुत से लोगों ने देखा कि एक सब्ज़ आंखों वाला लड़का जो कि बहुत खूबसूरत है, वानिया की कब्र पर रोज़ कुरान मजीद की तिलावत करता है और वो वहाँ हर वक्त मौजूद होता है।
لیکن جب کوئی وانیا کی قبر کے پاس جا کر اس لڑکے سے گفتگو کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ وہاں سے غائب ہو جاتا ہے۔